मैं राय साहब इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग की जो ट्रेनिंग है उसमें तो अगर इस तरह का है तो वहां आदमी जबरदस्ती जाता है कि अब तो चलेंगे, अकेले ही चलेंगे, देखा जाएगा क्या होगा। ये जो एक जो मानसिकता है और ये जो ये दिखाता है कि उनकी उनकी किस तरह से वो हैंडल करते हैं। और ये हम सब लोगों को पता है, आरएसएस की ट्रेनिंग से जो आता है उसके सामने अगर आप डट के खड़े हो जाइए तो दुम दबा के वो किनारे भाग जाता है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि इज इट, अगर वो लोकसभा में आने में उनको डर लग रहा है और वो डर साफ साफ सामने दिखाई दे रहा है, तो भगवान ही मालिक है इस अपने देश का। राय साहब इसी से शुरुआत कर रहे हैं। ये जो अच्छा, दूसरी तरफ ये संसदीय परंपराओं की दुहाई दे रहे थे ओम बिरला, 100 सांसदों को बाहर निकाल के तुम जब बिल पास कराते हो, जब तुम अभी भी 8 सांसदों को तुमने पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया है, तब तुम्हें संसदीय परंपरा नहीं याद रहती। जब तुम हैं करते हो, जब मोदी मोदी का नारा लगता है, जब एक आदमी को तुम किताब से नहीं पढ़ने देते हो, दूसरा आदमी गाली गलौज करने के लिए 6 किताबें लगातार उसको पढ़ने देते हो, तब तुम्हें संसदीय परंपरा नहीं याद आती है। मतलब अपने अपने ऊपर जब आती है तभी संसदीय परंपरा तुम्हें याद आती है। राय साहब, ये जो पूरा कुछ हो रहा है, मोदी जी इतना वीक है मुझे नहीं पता था, इतने कमजोर है मुझे नहीं पता। राय साहब देखिए, जिस पार्टी और जिस विचारधारा ने इस मुल्क में मॉब लिंचिंग की संस्कृति को जन्म दिया है कि निरपराध और निर्दोष लोगों को घर से घसीट के लाओ या चौराहे पे पकड़कर या राहगीर को रास्ते में जाते हुए नृशंस हत्या करके वीडियो बनाकर उससे रोमांचित हो, जिसने इस देश में दंगा और फसाद को राजनीति का हिस्सा बना दिया है, आज उस देश का प्रधानमंत्री अपने चुने हुए महिला सांसदों से मॉब लिंचिंग का डर बता रहा है। लोकतंत्र का इससे भी काला दिन हो ही नहीं सकता, लेकिन ये इस बात का जरूर संकेत है कि अब जो है इस फकीर को झोली उठाकर निकल जाने का वक्त आ गया। अब देश का जो मिजाज है, जो संयुक्त विपक्ष का एक सामूहिक समवेत स्वर और हमला है, और जिस तरह से लोकतंत्र को बचाने की एक मुहिम दिखाई पड़ रही है, एक ऐसे बेशर्म आदमी को लोकतंत्र चलाने की लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है। अभी आपने सुना, बहुत बढ़िया आपने ये रिकॉर्ड चला दिया। ये कह रहे हैं कि सदन के नेता को अगर बोलने न दिया जाए तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। तो हो क्या रहा था सदन के नेता के साथ? एक सदन का नेता है नरेंद्र मोदी और दूसरे सदन के नेता हमारे राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी एक किताब का 3 लाइन न पढ़ने पाए, राहुल गांधी जनरल नरवणे का नाम ले न पाए, राहुल गांधी ये साबित न कर पाए कि चीन के सामने तुम्हारी कपी छूट रही थी, तुम हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि एक डिसीजन ले लो कि अगर चीन के टैंक हमारे सीमा की तरफ आ रहे हैं तो उसका मुकाबला करो, ये मेरा आदेश है। ये झूठा जो है, जब सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर और उसके पहले बालाकोट के सामने कहता था, मैंने सेना को पूरी छूट दे रखी है, मैंने सेना को सब कुछ करने के लिए आजाद कर दिया है, और ये सेना को पर प्रतिबंध लगा रहा है। और वही संसद और यही ओम बिरला, आप देखिए वो एक लंपट को इन्होंने जो लोकसभा में चुनवा के भेजा है, वह किस तरह से इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी पे अश्लील टिप्पणियां कर रहा था, और उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं। उसके भाषण को वहां पार्ट ऑफ रिकॉर्ड हटाने का भी कोई आदेश नहीं, उस पर तालियां बज रही, उसमें मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वर्षा गायकवाड़ की स्पीच हमने बाद में सुनी है, उन्होंने कहा कि हम 3 महिलाएं थे और हमको प्रधानमंत्री की कुर्सी से नहीं, हमको तो उस बदतमीज सांसद से पूछना जाए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी पे इस तरह के ऑब्सीन, अश्लील, असंगत टिप्पणियां की। तो अब तो संसद में तो ये एक इन्होंने जो वन नेशन वन इलेक्शन था, अब धीरे धीरे ये तस्वीर बनाते जा रहे हैं इस विपक्ष के रहते हुए भी कि 1 पार्टी 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 लीडर। बोलेंगे तो इनकी पार्टी के लोग बोलेंगे, और बाकी जो बोलने की कोशिश करेगा या तो निलंबित होगा या ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति के आदेश से उसे बोलने से मना किया जाएगा। आप सोच लीजिए कि 145 सांसदों को सस्पेंड किया था इन्होंने सिर्फ 3 एक बेजरूरी कानून को पारित करने के लिए, और उसके अलावा जब भी ये चाहते हैं, ये किस अधिकार के तहत 6 सांसद को पूरे सत्र की सदस्यता के से बाहर निकाल दिया। देश की हालत यह हुई है कि
इस एक 15 साल से जो महिला मुख्यमंत्री है उसको अपनी बात कहने के लिए चुनाव आयोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं, प्रधानमंत्री उसकी बात सुनने को तैयार नहीं, और वो जाके सुप्रीम कोर्ट में अपने बंगाल के साथ जो ज्यादती हो रही है उसका बयान कर रही है एक वकील के रूप में। और कितना साहस के साथ उसने बंगाल की शेरनी ने, लोगों ने कहा कि आज इसके अंदर इंदिरा गांधी प्रवेश कर गई इसके विश्वास में, इनके साहस में। तो लेकिन इसकी गिरावट देखिए कि किस तरह से ममता बनर्जी को ये जलील करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से एक प्रहसन के रूप में बंगाल के पूरे चुनाव को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जनरल नरवणे की किताब सारी दुनिया लगभग पढ़ चुकी है, हर बाकी मीडियम में वो किताब उपलब्ध है और सब जान चुके हैं कि ये आदमी बालाकोट के समय भी झूठ बोला था। ये आदमी जब हमला हुआ था उस समय जिसमें 52 हमारे वीर सैनिक शहीद हुए थे, उस समय ये एक विदेशी डिस्कवरी कंपनी की तरफ से जंगल में शूटिंग कर रहा था और इस आदमी ने ऑपरेशन सिंदूर में भी 50 तरह के झूठ बोलकर देश को गुमराह की कोशिश किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लक्षण है। लोकसभा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि नेता विपक्ष, आप जानते हैं वेस्ट मिनिस्टर हमारे सिस्टम पर यह पार्लियामेंट हमारा बना है, यहाँ पर जो नेता विपक्ष होता है उसको शैडो प्राइम मिनिस्टर का दर्जा मिलता है और नेता विपक्ष का कद कहीं न किसी प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं होता। जो भी हेड ऑफ स्टेट आते हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रीय अतीत आते हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो नेता विपक्ष से भी उनका मुलाकात का समय तय होता है। लेकिन ये ऐसा बेशर्म प्रधानमंत्री, ऐसी गैर लोकतांत्रिक सरकार है कि नेता विपक्ष को आप लाल किले में 8वें लाइन पे बैठाते हो। नेता विपक्ष को कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उनको बुलाने का निमंत्रण नहीं देते हो और नेता विपक्ष को अपने ही सदन में अपनी बात करने की अनुमति नहीं देते हो। मुझे शर्म आ रही है कि ये महिला सांसदों से अगर इतना डर रहे हैं, अब महिला सांसदों ने बड़ी शालीनता से विरोध करने का प्रयास किया और इनका एक बदतमीज लोकसभा सांसद जिसको ओम बिरला ने पूरी छूट दे रखी है, जिसने उद्दंडता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसी लोकसभा में मुसलमान सांसद को कटुआ कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, मुल्ला कहा गया। यही ओम बिरला की बेशर्मी थी कि उनको एक नोटिस नहीं दिया और आज 8 सांसदों को उन्होंने निलंबित करके एक ऐसा मिसाल कायम किया है कि इस देश में अगर लोकतंत्र को वो रखना चाहते हैं तो भाजपा की इच्छा के अनुसार वो लोकतंत्र रहेगा।